मैं कुछ दिन पहले यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा था। उसमें एक ताकतवर गुंडा अपने साथियों के साथ मिलकर एक गरीब लड़के को बुरी तरह से मार रहा था। साथ ही वो गुंडा उस लड़के के घर वालों को भी जान से मारने की धमकी दे रहा था, क्योंकि उसकी बड़े बड़े पावरफुल लोगों से दोस्ती है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि आखिर इस दुनिया में कुछ लोग इतने कमज़ोर और इतने गरीब क्यों होते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग इतने अमीर और इतने पावरफुल कैसे हो जाते हैं। उस वीडियो को देखकर मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल ये आया कि आखिर उस गुंडे को सज़ा कौन देगा? क्या ईश्वर न्याय करेगा? क्या ईश्वर उस गुंडे को सज़ा देगा? अगले दिन मैंने फिर से एक वीडियो देखी, जिसमें पुलिस ने उस गुंडे को और उसके साथियों को अरेस्ट कर लिया था और जेल भेज दिया था। आपने कभी सोचा है कि आखिर ये पुलिस के पास ऐसी कौन सी पावर है उस गुंडे को सज़ा देने की? आखिर ये पुलिस इन पावरफुल लोगों को जेल कैसे भेज सकती है? आखिर पुलिस की पावर का सोर्स क्या है? और ये गवर्नमेंट, कोर्ट्स, आर्मी वगैरह, ये सब क्या होते हैं और ये कहाँ से आते हैं? ये सभी स्टेट के पार्ट्स होते हैं, और स्टेट सबसे पावरफुल एंटिटी होता है, और यही स्टेट पुलिस, कोर्ट्स या आर्मी की पावर का सोर्स होता है। आप और हम सभी लोग भारत में रहते हैं। कभी आपने सोचा है कि जब आप रास्ते में चलते हैं तो सड़क पर कोई व्यक्ति आपका स्मार्टफोन छीन कर नहीं ले जा सकता, कोई व्यक्ति आपके घर में घुसकर आपका सामान नहीं लूट सकता, कोई आपके साथ वायलेंस नहीं कर सकता। अगर कोई आपके साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश भी करता है, तो आपको न्याय देने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए और उसे सज़ा देने के लिए कुछ है, कोई संस्था है, जिसे हम स्टेट कहते हैं। शायद आपको इसकी कीमत समझ नहीं आती होगी, क्योंकि आप भारत में रहकर काफ़ी हद तक सेफ हैं। मैं आपको बता दूं कि दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं, कुछ ऐसी भी जगहें हैं, जहां लोग भूख और बीमारियों से मर रहे हैं, और अगर आप ऐसी किसी जगह पर होते तो बस एक बॉम्ब ब्लास्ट आपको मार डालता, और आपकी खोज खबर लेने वाला भी कोई नहीं होता। कोई आतंकवादी आपको गोली मार देता, या कोई बड़ी सी मिसाइल आपके घर के ऊपर आकर गिर जाती। वहां आप भूख से मर जाएंगे, बिना इलाज के मर जाएंगे। साथ ही ऐसी हालत में भी आपके पास जो कुछ भी सामान होगा, वो भी लूट लिया जाएगा। वहाँ आपका जीवन इतना मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि वहाँ आपकी रक्षा करने के लिए कोई पुलिस, आर्मी या गवर्नमेंट नहीं होगी, वहाँ कोई स्टेट नहीं होगा। सभी को नमस्ते, मेरा नाम है हर्षित राणा, और ये मेरा पॉलिटिकल साइंस का दूसरा लेक्चर है, पॉलिटिकल थ्योरी के एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर, जिसका नाम है स्टेट। ये एक छोटा सा वीडियो होगा। इस वीडियो में हम स्टेट के बारे में बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझेंगे, और ये वीडियो 11-12 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल रहेगा। देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी में स्टेट का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कई पॉलिटिकल थिंकर्स पॉलिटिकल साइंस को स्टेट की ही स्टडी मानते हैं। जैसे थिंकर J.W. गार्नर के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस स्टेट से ही शुरू होकर स्टेट पर ही ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टेट का ओरिजिन कहाँ से होता है। अलग अलग लोग स्टेट का अलग अलग ओरिजिन बताते हैं। कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग स्टेट हमेशा से था। स्टेट का ओरिजिन डिवाइन है। स्टेट धरती पे गॉड की तरफ से है। दूसरी तरफ कुछ थ्योरीज के हिसाब से स्टेट सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा है। नेचुरल कंडीशन से परेशान होकर लोगों ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, एक शांत और सुरक्षित जीवन के लिए अपनी कुछ पावर एक ग्रुप को ट्रांसफर की, और इस तरह स्टेट एग्जिस्टेंस में आया। आप कहीं भी चले जाएं, इनफैक्ट गहरे जंगलों के आदिवासियों में भी, जिनका मॉडर्न सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ भी आपको एक अथॉरिटी वाली फिगर ज़रूर नजर आएगी, जो सबके फैसले कर रही होगी। बस यही स्टेट का आसान और सिंपल रूप है। धीरे धीरे स्टेट का कॉन्सेप्ट अच्छे से डेवलप होते हुए आज के मॉडर्न स्टेट तक पहुंचता है, और इस लेक्चर में हम मॉडर्न स्टेट की डेफिनेशन को समझेंगे। वैसे तो अलग अलग थिंकर्स स्टेट की अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, लेकिन मैं आपको स्टेट की एक जनरल डेफिनेशन देने की कोशिश करूंगा। साथ ही मैं स्टेट, कंट्री और नेशन जैसे शब्दों के बीच डिफरेंस भी बताऊंगा। आपने अक्सर ऐसे वर्ड सुने होंगे, स्टेट ऑफ इंडिया या स्टेट ऑफ पाकिस्तान। देखिए, लोग अपने कॉमन फायदों के लिए कई तरह के ग्रुप्स बनाते हैं, कई तरह के एसोसिएशन बनाते हैं। स्टेट भी एक एसोसिएशन ही है, और स्टेट सबसे बड़ा और पावरफुल एसोसिएशन है। आसान शब्दों में स्टेट एक ऐसे देश को कहते हैं जिसकी एक फिक्स टेरिटरी होती है, यानी फिक्स ज़मीन होती है, जिसमें एक अच्छी खासी तादाद में पॉपुलेशन रहती है, और जहां उन लोगों पर रूल करने के लिए, उस पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए एक गवर्नमेंट होती है, और वो गवर्नमेंट उस टेरिटरी में सबसे पावरफुल होती है, यानी सॉवरेन होती है। यानी उस गवर्नमेंट पर अंदर या बाहर से कोई दबाव नहीं होता है।
वो गवर्नमेंट अपने देश को चलाने के लिए सभी फैसले अपनी मर्जी से ले सकती है। ये टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी एक स्टेट के एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। इनमें से अगर एक भी चीज़ एब्सेंट हुई तो हम उस देश को एक स्टेट नहीं मान सकते। साथ ही मैं आपको बता दूं कि स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, यानी स्टेट आपको नज़र नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में स्टेट का पूरा दखल होता है। अब एक एक करके मैं स्टेट के इन सभी एलिमेंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम टेरिटरी की बात करते हैं। एक देश की ज़मीन उस देश में रहने वाले लोगों का भरण पोषण करती है और उन्हें समृद्ध होने में हेल्प करती है। एक देश को एक स्टेट बनने के लिए उसके पास एक फिक्स ज़मीन होनी चाहिए, जो बिना किसी डिस्प्यूट के उस देश की होनी चाहिए। ऐसा होने पर उस टेरिटरी में आने वाले सभी नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे जंगल, नदियों, पहाड़ों और खानों पर उस देश का अनडिस्प्यूटेड अधिकार हो जाता है। और साथ ही न सिर्फ ज़मीन पर, बल्कि उस ज़मीन के ऊपर के एयर स्पेस और उस ज़मीन से लगे हुए समुद्र में कुछ मील दूरी तक भी उस देश की हुकूमत होती है। और उस समुद्र के सभी रिसोर्सेस, जैसे मछलियों या रास्तों पर, उस देश का राज चलता है। और अगर उस समुद्र से कोई नेचुरल रिसोर्स जैसे गैस या ऑयल निकलता है, तो वो भी उस देश की प्रॉपर्टी माना जाता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि उस टेरिटरी का साइज कुछ भी हो सकता है। ऐसे कोई फिक्स साइज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो टेरिटरी छोटी या बड़ी कैसी भी हो सकती है, बस फिक्स्ड होनी चाहिए और अनडिस्प्यूटेड होनी चाहिए। इस दुनिया में हम ऐसे स्टेट्स देखते हैं जो दिल्ली से भी छोटे हैं, जैसे स्टेट ऑफ सिंगापुर, और ऐसे स्टेट भी देखते हैं जो भारत से भी बहुत बड़े हैं, जैसे स्टेट ऑफ रशिया। ठीक है। अगला एलिमेंट है पॉपुलेशन, यानी जनता। एक देश में उस ज़मीन पर रहने के लिए लोग चाहिए जो उस टेरिटरी को अपना घर मानते हों और उस देश के सिटीज़न हों। ये पॉपुलेशन ही उस ज़मीन के रिसोर्सेज का यूज़ करती है। साथ ही ये पॉपुलेशन, ये लोग उस ज़मीन के साथ एक इमोशनल बॉन्ड भी शेयर करते हैं और उस ज़मीन को अपनी मदरलैंड मानते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और उस टेरिटरी को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये स्टेट का ही दिखाई देने वाला रूप है। स्टेट के सभी फंक्शंस गवर्नमेंट ही करती है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, देश की बाउंड्री को डिफेंड करने के लिए आर्मी बनाना, सिटीजन्स को एजुकेशन और हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना, सोसाइटी में जस्टिस मेंटेन करने के लिए कोर्ट्स बनाना, करेंसी इशू करना, रोड्स बनाना, और जो भी देश के डेवलपमेंट के लिए और लोगों की लाइफ को अच्छा करने के लिए ज़रूरी हो, जो भी स्टेट कर सकता है, वो सभी काम स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही करता है। साथ ही फॉरेन रिलेशन बनाना, वॉर लड़ना या डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना, ये सभी काम भी गवर्नमेंट ही करती है। इसका ये मतलब है कि अगर दो स्टेट्स, जैसे स्टेट ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने हैं, तो ये काम इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट करेंगी। ठीक है। एक बात पे ध्यान दीजिए कि गवर्नमेंट, पुलिस, कोर्ट्स या कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट स्टेट का ही पार्ट होता है और स्टेट ही कहलाता है। लेकिन फिर भी स्टेट और गवर्नमेंट में काफ़ी डिफरेंस होता है। जैसे स्टेट एक परमानेंट एंटिटी है, जबकि गवर्नमेंट टेम्परेरी एंटिटी है। आज आप भारत में किसी पार्टी की गवर्नमेंट देख रहे हैं, फ्यूचर में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट हो सकती है। एक गवर्नमेंट गिराई जा सकती है, बदली जा सकती है, उसका फॉर्म बदला जा सकता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म से प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ सकता है। ये सब हो सकता है बिना स्टेट की आइडेंटिटी से छेड़छाड़ किए। स्टेट को आप स्कूल की बिल्डिंग मान सकते हैं और गवर्नमेंट को टीचर्स और प्रिंसिपल। टीचर्स आते जाते रहेंगे, लेकिन स्कूल वहीं खड़ा रहेगा। नए टीचर्स अपने हिसाब से स्कूल चलाएंगे और उनके बाद के टीचर्स अपने हिसाब से, लेकिन स्कूल की आइडेंटिटी, उसका नाम, उसकी बिल्डिंग, उसका एरिया वही फिक्स रहेगा। एक देश में जब तक लोग अपनी मर्जी से अपनी गवर्नमेंट बना पा रहे हैं, तब तक उस देश के स्टेट की आइडेंटिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक देश ए दूसरे देश बी पर हमला करके उस देश के लोगों की गवर्नमेंट को डिसॉल्व करके उनसे अपनी गवर्नमेंट बनाने का राइट ही छीन लेता है, तो ऐसे केस में उस स्टेट बी की आइडेंटिटी भी खत्म हो जाएगी और वो देश बस एक कॉलोनी बन के रह जाएगा। जैसे जब तक इंडिया ब्रिटिशर्स के कब्जे में था, तब तक स्टेट ऑफ इंडिया जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इंडिया बस एक कॉलोनी था। ठीक है। स्टेट का अगला एलिमेंट आता है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब है स्टेट की लॉ बनाने की अल्टीमेट पावर, जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। स्टेट की इसी पावर का यूज गवर्नमेंट करती है लॉ बनाने के लिए, और इसी वजह से स्टेट पर अंदर या बाहर से कोई प्रेशर नहीं डाला जा सकता।
अगर कोई स्टेट ऐसा नहीं कर सकता हो, यानी अपने देश को चलाने के लिए अपनी मर्जी से लॉ नहीं बना सकता हो, उसे बाहर के किसी देश या किसी ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी पड़ती है या अंदर किसी ग्रुप से परमिशन चाहिए होती है, तो वो गवर्नमेंट सॉवरेन नहीं है और इसीलिए वो स्टेट भी नहीं है। अपनी टेरिटरी में स्टेट के ऑर्डर्स सबसे ऊपर होते हैं और उन ऑर्डर्स को मनवाने के लिए स्टेट के पास फोर्स यूज करने का भी राइट होता है। एक बात पे ध्यान दीजिए कि एक स्टेट तब तक एज अ स्टेट कंटिन्यू रहता है जब तक उसके पास सॉवरेनिटी रहती है। अब सपोज उस देश में इंटरनल रिवोल्ट हो जाता है और एनार्की फैल जाती है और गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करने में फेल हो जाती है, तो वो स्टेट भी डिसॉल्व हो जाता है। जैसे 1971 में स्टेट ऑफ पाकिस्तान के एक हिस्से में रिवोल्ट हो जाता है, एनार्की हो जाती है, जिसे स्टेट ऑफ पाकिस्तान नहीं रोक पाता और डिसॉल्व हो जाता है। वो टेरिटरी स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पास से चली जाती है और एक नया स्टेट, स्टेट ऑफ बांग्लादेश का जन्म होता है। एंड सपोज फ्यूचर में पूरे पाकिस्तान में ही एनार्की फैल जाए और पाकिस्तान कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान भी डिसॉल्व हो जाएगा और स्टेट ऑफ बलूचिस्तान, स्टेट ऑफ सिंध, स्टेट ऑफ पंजाब जैसे छोटे छोटे स्टेट्स का जन्म हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा कई थिंकर्स एक स्टेट की सॉवरेनिटी के इंटरनेशनल रिकॉग्निशन को भी एक एसेंशियल एलिमेंट मानते हैं। यानी उनका कहना है कि एक देश तब स्टेट कहा जाएगा जब उसको बाकी के देश भी स्टेट माने और उस टेरिटरी पर उसकी सॉवरेनिटी को माने। आज भी कई स्टेट्स ऐसे हैं जिन्हें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला है। कुछ देश उनकी सॉवरेनिटी को मानते हैं और कुछ देश नहीं। जैसे पाकिस्तान स्टेट ऑफ इज़राइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता क्योंकि वो उस ज़मीन पर इज़राइल की सॉवरेनिटी को नहीं मानता। लेकिन इससे स्टेट ऑफ इज़राइल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे भी सभी देश नए बने हुए स्टेट्स को रिकॉग्निशन भी अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से देते हैं। जैसे बांग्लादेश के बनते ही कई देशों ने उसे फौरन रिकॉग्निशन दिया, जबकि कई देशों ने काफ़ी बाद में रिकॉग्निशन दिया। आज भी सभी देश चाइना के डर से स्टेट ऑफ ताइवान को रिकॉग्निशन नहीं देते हैं। और दूसरी तरफ रशिया ने यूक्रेन के कुछ हिस्से छीनकर उन्हें अलग स्टेट डिक्लेयर करके उन्हें रिकॉग्निशन भी दे दिया, क्योंकि ये उसके पॉलिटिकल इंटरेस्ट में था। तो इससे हम समझते हैं कि सॉवरेनिटी के इंटरनेशनल रिकॉग्निशन को हम स्टेट का एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं मान सकते। बिना इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के भी एक स्टेट एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये थे एक स्टेट के एसेंशियल एलिमेंट्स। इनके बिना हम किसी भी तरह के सिस्टम को स्टेट नहीं कहेंगे। सपोज अगर कोई नोमैडिक ट्राइब जो बिना किसी फिक्स टेरिटरी के यहाँ वहाँ घूमता रहता है, उस ट्राइब में एक कानूनी सिस्टम और एक गवर्नमेंट जैसी बॉडी भी है, तब भी हम उसे स्टेट नहीं कहेंगे क्योंकि उनके पास एक फिक्स टेरिटरी और सॉवरेनिटी नहीं होती है। ठीक है। अब इस पेज से हम स्टेट के बारे में थोड़ा और समझते हैं। देखिए, हम इस सीरीज में पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ते वक्त हम कई सारे अप्रोचेस का यूज़ करते हैं। स्टेट को पढ़ते वक्त भी हम कई अप्रोचेस से स्टेट को समझने की कोशिश करते हैं। कई लोग स्टेट को गॉड का रूप मानते हैं। वो मानते हैं कि स्टेट यानी राजा धरती पे भगवान का रूप होता है। लेकिन कई लोग स्टेट को एक आर्टिफिशियल चीज़ मानते हैं जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए एग्जिस्टेंस में आई। जैसे लिबरल अप्रोच में स्टेट बस एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जरिया है और स्टेट को आम लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ मार्क्सिस्ट अप्रोच में स्टेट बस एक टूल है जिससे अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं। वो स्टेट के जरिए से ऐसे कानून बनवाते हैं जिनसे उन्हें फ़ायदा हो और ऐसे में वो गरीब लोगों की कोई परवाह नहीं करते। मार्क्सिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग सारी दुनिया में कम्युनिज्म के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब स्टेट की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। वो एक स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं। कई लोग स्टेट को ईवल समझते हैं, जबकि दूसरी तरफ कई लोग स्टेट को ईवल तो समझते हैं पर नेसेसरी ईवल, जिसका होना हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है मगर एक लिमिट तक। तो अब तक मुझे लगता है कि आपको स्टेट के बारे में ठीक से समझ आ गया होगा। अब हम ये समझेंगे कि एक स्टेट एक कंट्री और एक नेशन से किस तरह अलग है। देखिए, अगर एक देश में कोई सॉवरेन गवर्नमेंट नहीं है तो वो बस एक कंट्री है। हम उसे एक स्टेट नहीं कह सकते। इसका ये मतलब है कि जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब तक हम बस एक कंट्री थे और ब्रिटिश कॉलोनी थे। और 1947 में आज़ादी के बाद ही स्टेट ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आता है। नेशन भी स्टेट की तरह एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। नेशन पॉपुलेशन के ऐसे ग्रुप को कहते हैं जिनकी सेम हिस्ट्री होती है, सेम कल्चर होता है और सेम वैल्यूज़ होते हैं। वो अक्सर दिखने में भी एक जैसे होते हैं और उनका खान पान भी लगभग सेम होता है।
अपने नेशन से लोगों को बहुत अटैचमेंट होता है और वो अपने कल्चर पर प्राउड फील करते हैं। अगर एक देश में दो अलग अलग हिस्ट्री और कल्चर वाले लोग रहते हैं तो हम कहेंगे कि इस देश में दो नेशन हैं। जैसे टू नेशन थ्योरी भी इसी से मिलती जुलती थ्योरी है, जिसमें यह कहा जाता है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग नेशन हैं क्योंकि उनके कल्चर और वैल्यूज एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। यही टू नेशन थ्योरी भारत के टूटने और पाकिस्तान के बनने का रीज़न भी है। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक नेशन के लोग कई अलग-अलग कंट्रीज़ में फैले हुए हों और अलग-अलग स्टेट्स के अंडर आते हों। जैसे मिडिल ईस्ट के कुर्द्स जो कि ईरान, इराक और टर्की जैसे देशों में फैले हुए हैं, उनका अपना कोई देश नहीं है। और जैसे पश्तून पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में बँटे हुए हैं। बलूचिस्तान में बलोच लोग अपने अलग सेपरेट कंट्री के लिए लड़ रहे हैं, उनके पास भी अपना स्टेट नहीं है। जब एक नेशन को उसकी अपनी टेरिटरी मिल जाती है और वो अपना एक स्टेट फॉर्म कर लेता है तो उसे हम एक नेशन स्टेट कहते हैं। अब हम आते हैं स्टेट के सोसाइटी और सिविल सोसाइटी से रिलेशन पर। सबसे पहले हम सोसाइटी को समझते हैं। सोसाइटी यानी समाज इंसानों के ग्रुप से बनता है और उस समाज के अपने कुछ रीति रिवाज होते हैं और सभी इंसान समाज में ही रहते हैं। इंसान एक सोशल एनिमल है। ये समाज ही है जो आपको आपकी पहचान देता है, आपके पैदा होने पर त्योहार मनाता है और आपके मरने के बाद आपका अंतिम संस्कार करता है। ये समाज ही है जो स्टेट को लेजिटिमेसी प्रोवाइड कराता है। हालांकि स्टेट सबसे पावरफुल है, लेकिन फिर भी स्टेट हमेशा कोई भी लॉ सोसाइटी के हिसाब से ही बनाता है। स्टेट हमेशा ऐसे कानून बनाने से बचता है जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट ना करता हो। ठीक है। अब हम सिविल सोसाइटी पर आते हैं। अब देखिए, सिविल सोसाइटी एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। सिविल सोसाइटी का मतलब है ऐसा समाज जहां लोग इकट्ठे होते हैं और नॉलेज की और सेंसिबल बातें करते हैं। सिविल सोसाइटी में आते हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मीडिया और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और सभी पढ़े लिखे लोग जैसे टीचर्स, राइटर्स, प्रोफेसर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, सोशल वर्कर्स, ये सभी सिविल सोसाइटी का हिस्सा हैं। सिविल सोसाइटी ही आम लोगों और स्टेट के बीच कम्युनिकेशन का काम करता है। सिविल सोसाइटी के जरिए आम लोग अपने विचार स्टेट तक पहुंचाते हैं। आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट की किसी भी खराब पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कॉलेजेस से ही शुरू होते हैं और सिविल सोसाइटी के जरिए ही स्टेट अपनी बात को आम लोगों तक पहुंचाता है। सिविल सोसाइटी के जरिए ही स्टेट अपनी लेजिटिमेसी और हेजेमनी यानी अपना प्रभाव आम लोगों पर शो करता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि स्टेट और सिविल सोसाइटी में डिफरेंशिएट सबसे पहले हीगल ने किया था, जबकि एंटोनियो ग्राम्सी ने सिविल सोसाइटी को सबसे अच्छे तरीके से समझा। उसने सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी जैसे टर्म्स देकर बताया कि किस तरह कैपिटलिस्ट स्टेट सिविल सोसाइटी का यूज करके कैपिटलिज्म को लेजिटिमेसी देता है, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अब हम आते हैं स्टेट के सामने आने वाले चैलेंजेस पर। हम एक बार ये देख लेते हैं कि आज के समय में स्टेट के आगे कैसे कैसे चैलेंजेस हैं। देखिए, जिस तरह इस दुनिया में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरह से नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह पावरफुल हो रहे हैं, उसके कारण आज के स्टेट्स के सामने अपनी सॉवरेनिटी को बचाए रखने का चैलेंज पैदा हो रहा है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां एक देश की गवर्नमेंट को मजबूर करती हैं अपनी मर्जी के कानून बनाने के लिए और सीधे सीधे उस देश की सॉवरेनिटी को चैलेंज करती हैं। साथ ही बड़े बड़े देश पावर के नशे में छोटे और कमजोर देशों की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। वो उस देश की टेरिटरी पर उस स्टेट की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो ऐसे में उन छोटे स्टेट्स के सामने चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं। साथ ही आज के समय में न्यूक्लियर वॉर छिड़ने के डर से स्टेट्स कॉम्प्रोमाइज करने पर और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस निकालने पर मजबूर होते हैं। इसके अलावा ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलते रहते हैं, जैसे भारत के केस में कश्मीर के सेपरेटिस्ट मूवमेंट या ये खालिस्तानी मूवमेंट या ये नॉर्थ ईस्ट के सेपरेटिस्ट, ये सब भी इंडियन स्टेट के सामने चैलेंजेस की तरह खड़े हैं। साथ ही आज नेशनल और इंटरनेशनल टेररिज्म भी मॉडर्न स्टेट्स के सामने चैलेंजेस पैदा करता है। अब देखिए, इराक और सीरिया में ये आईएसआईएस जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उस कंट्री के स्टेट से सीधा वॉर कर रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान से आने वाला टेररिज्म भी इंडियन स्टेट के सामने चैलेंज है। इतने सभी चैलेंजेस के होते हुए भी आज भी स्टेट की रेलेवेंस बनी हुई है और आज भी पॉलिटिकल साइंस में स्टेट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन स्टेट का। मैंने इस लेक्चर में काफ़ी इजी लैंग्वेज में अपनी बात कहने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप अपने सजेशंस कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट के बारे में थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।